लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल न था, और दिनों के साथ उसके चरित्र का अंग प्रत्यक्ष होता जाता था। जहीन था ही, विश्वविद्यालय से उसे वजीफे मिलते थे। करुणा भी उसकी यथेष्ट सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्च पूरा ना पड़ता था। वह मित व्ययता और सरल जीवन पर विद्वता से भरे हुए व्याख्यान दे सकता था, पर उसका रहन सहन फैशन के अंधभक्तों से ज्यों भर घटकर ना था। प्रदर्शन की धुन उसे हमेशा सवार रहती थी। उसके मन और बुद्धि में निरंतर द्वंद्व होता रहता था। मन जाति की ओर था, बुद्धि अपनी ओर। बुद्धि मन को दबाए रहती थी। उसके सामने मन की एक ना चलती थी। जाति सेवा उसर की खेती है। वहां बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है वह है गौरव और यश, पर वह भी अस्थाई नहीं। इतना अस्थिर की क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता है। अतएव उसका अंतकरण अनिवार्य वेग के साथ विलासमय जीवन की ओर झुकता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह से घृणा होने लगी। वह दुर्व्यवस्था और दरिद्रता को हेय समझता था। उसके हृदय ना था, भाव ना थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, वहां तो तर्क है, मंसूबे हैं। सिंध में बाढ़ आ गई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने वहां एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, जाऊं या ना जाऊं। इतने दिनों अगर वह परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में पास हो। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा, तुम सिंध ना गए इसका मुझे दुख है। तुम बीमार रहते हुए भी वहां जा सकते थे। समिति में चिकित्सक भी तो थे। प्रकाश ने पत्र का उत्तर ना दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा। प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए एक मिशन तैयार किया। उन्हीं दिनों विद्यालयों ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज करने के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा, तुम उड़ीसा जाओ। किंतु प्रकाश लंका जाने को ललायित था। वह कई दिन इसी दुविधा में रहा। अंत को सिलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई। करुणा ने अब की उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। सिलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर गया। करुणा उससे खींची खींची रही। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की कोई अवसर आया तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करूंगा। यह निश्चय करके वह विद्यालय लौटा। लेकिन यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए, मगर इम्तिहान से फुर्सत पाकर भी प्रकाश घर ना गया। विद्यालय के एक अध्यापक कश्मीर सैर करने जा रहे थे। प्रकाश उन्हीं के साथ कश्मीर चल खड़ा हुआ। जब परीक्षा फल निकला और प्रकाश प्रथम आया, तब उसे घर की याद आई। उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी। माता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द जाति सेवा के विषय में भी लिखे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चय किया है। इसी विचार से मैंने वह विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे नेता भी तो विद्यालयों के आचार्यों ही का सम्मान करते हैं। अभी तक इन उपाधियों के मोह से वे मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे नेता भी योग्यता, सदुत्साह, लगन का उतना सम्मान नहीं करते जितना औषधियों का। अब मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे जो पहले मांगे भी न मिलता। करुणा की आस फिर बंधी। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्रार का पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश को इंग्लैंड जाकर विद्याभ्यास करने के लिए सरकारी वजीफे की मंजूरी की सूचना दी थी। प्रकाश पत्र हाथ में लिए हर्ष के उन्माद में जाकर माँ से बोला, अम्मा, मुझे इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल गया। करुणा ने उदासीन भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? प्रकाश, मेरा इरादा? ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ता है? करुणा, तुम तो स्वयं सेवकों में भर्ती होने जा रहे थे। प्रकाश, तो आप समझती हैं स्वयं सेवक बन जाना ही जाति सेवा है। मैं इंग्लैंड से आकर भी तो सेवा कार्य कर सकता हूँ। और अम्मा, सच पूछो तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है उतना 1000 स्वयं सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि सफल हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश,
सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी लंबी तारीफें ना छपेगी, उसकी वक्तृताओं पर तालियां ना बजेंगी, जनता उसके जुलूस की गाड़ियां ना खींचेंगी और ना विद्यालयों के छात्र उसको अभिनंदन पत्र देंगे। पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट तो जाति के सेवकों को सजाएं देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव होता है तो वह नरमी से वही काम करता है जो दूसरे गोलियां चलाकर भी नहीं कर सकते। करुणा, मैं यह नहीं मानूंगी। सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता नहीं देती, वह एक नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर को उसका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति यह है कि वह दिन दिन अधिक संगठित और दृढ़ हो। इसके लिए स्वाधीनता के भावों का दमन करना जरूरी है। अगर कोई मजिस्ट्रेट इस नीति के विरुद्ध काम करता है तो वह मजिस्ट्रेट ना रहेगा। वह हिंदुस्तानी था जिसने तुम्हारे बाबूजी को जरा सी बात पर 3 साल की सजा दे दी। इसी सजा ने उनके प्राण लिए। बेटा, मेरी इतनी बात मानो, सरकारी पदों पर ना गिरो। मुझे यह मंजूर है कि तुम मोटा खाकर मोटा पहनकर देश की कुछ सेवा करो। इसके बदले कि तुम हकीम बन जाओ और शान से जीवन बिताओ। यह समझ लो कि जिस दिन तुम हकीम की कुर्सी पर बैठोगे उस दिन से तुम्हारा दिमाग हकीमों का सा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अफसरों में तुम्हारी नेक नामी और तरक्की हो। एक गंवारू मिसाल लो। लड़की जब तक मैके में कुंवारी रहती है वह अपने को उसी घर की समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वह अपने घर को दूसरों का घर समझने लगती है। माँ बाप भाई बंद सब वहीं रहते हैं, लेकिन वह घर अपना नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश ने खिंचकर कहा, तो क्या आप यही चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ ठोकरें खाता फिरूं? करुणा कठोर नेत्रों से देखकर बोली, अगर ठोकर खाकर आत्मा स्वाधीन रह सकती है तो मैं कहूंगी ठोकर खाना अच्छा है। प्रकाश ने निश्चय आत्मक भाव से पूछा, तो आपकी यही इच्छा है? करुणा ने उसी स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कुछ जवाब ना दिया, उठकर बाहर चला गया और तुरंत रजिस्ट्रार को इनकारी पत्र लिख भेजा। मगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति ने आसन जमा लिया। विरक्त और विमन अपने कमरे में पड़ा रहता, ना कहीं घूमने जाता, ना किसी से मिलता, मुंह लटकाए भीतर आता और फिर बाहर चला जाता। यहाँ तक महीना गुजर गया, ना चेहरे पर वह लाली रही, ना वह ओज। आंखें अनाथों के मुख की भांति याचना से भरी हुई, ओंठ हंसना भूल गई। मानो उन इनकारी पत्र के साथ उसकी सारी सजीवता और चपलता, सारी सरलता विदा हो गई। करुणा उसके मनोभाव समझती थी और उसके शोक को भुलाने की चेष्टा करती थी, पर रूठे देवता प्रसन्न ना होते थे। आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है तो चले जाओ, मना ना करूंगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आघात पहुंचेगा तो कभी ना रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हें जाति सेवा में मगन देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। उन्होंने चलते समय यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रुखाई से जवाब दिया, अब क्या जाऊंगा, इनकारी खत लिख चुका। मेरे लिए अब तक बैठा थोड़े ही होगा, कोई दूसरा लड़का चुन लिया होगा, और फिर करना ही क्या है। जब आपकी मर्जी है कि गांव गांव की खाक छानता फिरूं तो वही सही। करुणा का गर्व चूर चूर हो गया। इस अनुमति से उसने बाधा का काम लेना चाहा था, पर सफल ना हुई। बोली, अभी कोई चुना ना गया होगा, लिख दो, मैं जाने को तैयार हूँ। प्रकाश ने झुंझलाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल बनाऊंगा। करुणा, तुमने अगर शुद्ध मन से यह इरादा किया होता तो यूं ना रहते। तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन को दबाकर, मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी की भी तो क्या? मैं तो जब जानती कि तुम्हारे मन में आप ही आप सेवा का भाव उत्पन्न होता, तुम आप ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश, अब मैं नहीं लिख सकता, तो इसी शोक में तने बैठे रहोगे। लाचारी है। करुणा ने और कुछ ना कहा। जरा देर में प्रकाश ने देखा कि वह कहीं जा रही है, मगर वह कुछ बोला नहीं। करुणा के लिए बाहर आना जाना
कोई असाधारण बात ना थी।